बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म का, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में आज गुफ्तगू की है और उन्होंने एक जानिब तो दाखिली सूरत हाल का जिक्र किया और फिर खारजी सूरत हाल का। दाखिली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने यह कहा कि उनका इस वक्त जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो महंगाई से है और महंगाई उनके लिए बड़ा चैलेंज है और वो इस पर काबू पाने में अगर कामयाब हो गए तो ज़ाहिर है फिर उनकी हुकूमत भी कामयाब हो जाएगी। ये काम तासुर भी मौजूद है, तो एक तो इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात की कि खित्ते में सूरत हाल बेहतर करने के लिए और फिर जो पाक इंडिया रिलेशनशिप है उसकी बेहतरी के लिए इंडिया को कदम आगे बढ़ाना होगा और अगर इंडिया कदम आगे बढ़ाएगा, इंडिया कुछ स्टेप फॉरवर्ड करेगा तो फिर ही कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ खित्ते की सिक्योरिटी की और बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा है इस खित्ते में के अमन के ख़राब करने के हवाले से, तो उस पर शायद सूरत हाल जो कि तू रहे, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा है और इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा किया है। ये भी आज प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे और फिर PDM जो कि अपोजिशन का इत्तेहाद है उसमें जो सूरत हाल पैदा हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बाद और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने जिन खदशात तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जिस तरह का रवैया उनका सामने आया है, अब आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, आपको पता है जब गुफ्तगू करते हैं वैसे तो वादे दावे और वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, मगर आज की स्टेटमेंट के बाद आप क्या समझते हैं? क्या अब वज़ीर आज़म को ये बात समझ आ गई है कि अब अपोजिशन के हवाले से बयान देना, जैसे वो तर्जमानों की मीटिंग बुलाकर कहते थे कि जनाब सब इस बयानिए पे डट जाएं और अपोजिशन को ख़राब करें, अब आज वो ये बयान बड़ी मुद्दत के बाद वज़ीर आज़म से हमने ये सुना है कि उनका मुकाबला महंगाई से है? देखें नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि अगर ये सेनेट जीत भी लें और सेनेट में हफीज़ शेख भी जीत जाए, चेयरमैन भी इनका बन जाए, प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट भी ले लें, तो आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की मुश्किलात कम नहीं होंगी। इसी तरह आज मैं यह आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेशक PDM का शराजा बिखर जाए, PDM अलहदा हो जाए, PDM बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाए और PDM के सारे लीडरशिप को प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान नैब को कह के उनको अंदर करा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं होंगी, जिसका आज उन्होंने ख़ुद इजहार किया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है। देखिए, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, ये 3-4 ऐसे इश्यूज़ हैं जिसने पिछले 2 साल में पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मैं समझता हूँ परेशान का लफ्ज़ भी छोटा लफ्ज़ है। उनकी इतनी मुश्किलात बढ़ी हैं, इतनी मुश्किलात बढ़ी हैं कि मैं समझता हूँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो बिल्कुल ना होने के बराबर रही है। किसी भी मुआशरे में जो मिडिल क्लास होती है वो दरमियान में एक शाक ऑब्ज़र्वर का काम करती है। ऊपर अपर क्लास होती है, सुपरा एलीट क्लास होती है, दरमियान में मिडिल क्लास होती है, नीचे गरीब लोग होते हैं। तो मिडिल क्लास जो है वो मैं समझता हूँ हर मुआशरे में एक रोल करती है मुआशरे को आगे लेके जाने में। पिछले 2-2.5 साल में हमारे मुल्क में जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है और अब मुआशरे की तकसीम इस तरह है, या लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, या फिर गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो इनके लिए हुकूमत जो है वो कुछ कर नहीं पाई। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान 2-2.5 साल 3 साल अब तो होने वाले हैं, ये कहते रहे हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो फलाने हैं, लेकिन इनकी मायूस कारकर्दगी की वजह से लोगों के दिलों में फिर उनके लिए जगह पैदा हो रही है, लोग फिर उनका नाम ले रहे हैं। ये जो ज़मनी इलेक्शन, चाहे वो नौशहरा के हों, चाहे वो डस्का के हों, चाहे वो मलीर कराची के हों, वहाँ पर जो लोग जीते हैं वो सिर्फ हुकूमती पॉलिसियों का जो इम्पेक्ट है, जिसकी वजह से परेशानियाँ हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं, वो उसका नतीजा लोगों ने अपने एंगर का इज़हार किया लोग। वरना ऐसा नहीं होता कि सूबे में आपकी हुकूमत हो और आप सीट हार जाएं। नौशहरे की तो घर की सीट हारे हैं, उसकी अब वजाहत जो मर्जी पेश और हुकूमत भी दूसरी मरतबा, और हुकूमत भी दूसरी मरतबा। और KP में, वरना KP के बारे में ये कहा जाता है, जो हमारे पश्तून दोस्त हैं, कि वो एक ही दफ़ा मौका देते हैं फिर अगली दफ़ा किसी और को देते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ मुसलसल दूसरी दफ़ा आए और फिर नौशहरे से सीट हार गए, जो परवेज़ खटक साहब का अपना गाँव है, अपना घर है उनका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइम मिनिस्टर को बहुत टाइम गुजर गया है और वो टाइम गुजरने के बाद इनको अब एहसास हुआ है कि नहीं, महंगाई है और महंगाई पे कुछ करना चाहिए। इक़्तिदार में ख़ुद शेख रशीद ने कहा है कि इक़्तिदार में याद नहीं होता आज कौन सी तारीख है और कौन सा दिन है, अपोजिशन में याद होता है कि मंगल है। तो इक़्तिदार में इनका 3 साल इतना तेज़ी से गुजरा है
और 2 साल बाकी जो रह गए हैं वो भी ऐसे गुजर जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। ठीक है जी। अब उस 2 सालों में अगर ये कुछ कर पाएंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी, इनके मसाइल कम होंगे। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो यकीन करें इनका असर भी काफ लीग जैसा ही होगा। चलें इसी हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है नुसरत वाहिद साहबा, बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आज जो वज़ीर आज़म ने बयान दिया मुल्क की दाखिली सूरत हाल के हवाले से, आज ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म ये महसूस कर रहे हैं कि अपोजिशन के हवाले से, बिलखुसूस जो कुछ अपोजिशन का हुआ, शायद उसके बाद वो कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बयान भी दे चुके हैं कि अब उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। और उसके बाद फिर PDM की सूरत हाल हमने देखी है। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि महंगाई से उनका मुकाबला है। और ये बात पिछले 3 सालों में मुख्तलिफ माहिरीन पहले ही इस चीज़ का इजहार कर रहे थे, मगर वज़ीर आज़म को क्या या हुकूमत को क्या अब ये बात समझ आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का मुझे। लेकिन ये तो बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन किया आपने कि आप समझ आइए। वो तो हमेशा से ये कह रहे हैं, जब से महंगाई बढ़ी तब से मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि मुझे एहसास है गरीबों का, मुझे एहसास है महंगाई का, और मैं इसके लिए इसको कंपनसेट करने की मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की गई। आपने देखा कोरोना में किस तरह लोगों को पैसे दिए गए, शेल्टर होम्स बनाए गए, खाना सप्लाई किया गया। हम लोगों ने खुद कराची में इतना ज्यादा काम किया है, लोगों के घरों में खाने पहुंचाए हैं, और ये सब कुछ जाहिर PTI को एहसास है तो वो कर रहे हैं ना। उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ये और बात है कि देखिए मिडिल मैन जो काम करता है, अगर एक चीज 10 रुपए की वो लेता है फैक्ट्री से और बंदे तक पहुंचते पहुंचते वो 120 रुपए की हो चुकी होती है, या जो खेत से निकलती है चीज वो सब्जी मंडी से जो चीज निकलती है वो, और उसके बाद जो डिफेंस में जाके बिकती है उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है। नुसरत वाहिद साहिबा, ये मिडिल मैन तो उन चोरों डाकुओं के ज़माने भी था जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो चोर और डाकू थे। उस ज़माने में चीनी जो है वो 50 रुपए किलो मिल रही थी, उसमें कोई मिडिल मैन भी था, उस वक्त मंडी भी थी, और यही सिस्टम यही निज़ाम था। आज 110 रुपए है। हुकूमत के पास कोई फार्मूला नहीं है कि ये कैसे कंट्रोल होंगी कीमतें। आपको नहीं पता कि इतनी महंगाई क्यों हुई है? आप बता दें। बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन आप लोग करते हैं। मुझे हैरानी होती है इस बात के ऊपर कि आपको पता है कि रुपए को आर्टिफिशियली छाप छाप के डॉलर को नीचे रखा गया। जब उसको छोड़ा गया है तो ऑटोमेटिकली डॉलर ऊपर जाएगा, रुपए की कीमत नीचे आएगी, चीजें महंगी होंगी। फिर IMF के पास जब आप जाते हैं तो उनकी शराइत होती है कि फला टैक्स और फला टैक्स और फला टैक्स लगाएं। तो ये सारी चीजें जो की हुई है वो एक्चुअली तो इन्हीं लोगों की हुई है जो आज हम भुगत रहे हैं, हमारी आवाम भुगत रही है। उन्होंने 100 रुपए का डॉलर रखा, लेकिन उसका क्या हुआ मुझे बताएं कि वो इस कदम मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। एक एक इदारा जो है वो 100 अरब के नुकसान पे चल रहा, तो इनको तो फर्क नहीं पड़ता। ये तो नुसरत वाहिद साहिबा, आम आदमी जो है, आम मजदूर जो है, आम किसान जो है, आम मेहनत का जो है, वो तो उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि IMF का क्या है, डॉलर का क्या है, ये फिगर्स क्या हैं, खसारा क्या है। वो तो ये देखता है कि क्या उसका घर चल रहा है, उसका चूल्हा जल रहा है। उसका तो चूल्हा ही नहीं जल रहा अब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बिल्कुल मुझे इस बात का, न सिर्फ मुझे बल्कि पूरी हमारी क़यादत को इस बात का एहसास है कि लोग बहुत मुश्किल में हैं। और अब इंशाल्लाह इनसे तो जरा फारिग होना। आप ये देखें ना कि ये किसी एक दिन हुकूमत को चैन का सांस लेने देते कि कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। इस मुल्क में जिस दिन से हुकूमत संभाली है वज़ीर आज़म ने, उस दिन से आप देख लेंगे किस किस्म के हालात का सामना कर रहे हैं ये लोग। कि कुछ होता है, उसके बाद जी कश्मीर का इशू आ जाता है, फिर कोरोना आ जाता है, फिर कुछ और हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, टिड्डी दल आ जाती है। कहाँ कहाँ तक वो किस किस चीज का मुकाबला करें। चीजें महंगी होनी थी, वो हुई है, लेकिन अब इंशाल्लाह आप देखिएगा चीजें बहुत हद तक नीचे भी आ रही हैं। ये चीनी चावल और सिर्फ तेल की बात नहीं है, बाकी चीजें भी काफी हद तक नीचे आ रही हैं। और 3 साल का जो एंड होगा हमारा तीसरे साल का, उसमें आप देखिएगा कि महंगाई। नुसरत वाहिद साहबा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो वो तो इससे ज्यादा अपोजिशन के साथ करते नहीं। इन्होंने तो अभी धरने शुरू ही नहीं किए। ये तो धरना दे रहे हैं, 136 दिन का धरना है, रोज उनको चोर और डाकू और लटका दूंगा। ये तो उन्होंने तो चैन का मतलब उनको एक दिन नहीं गुजारने दिया, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ थे, चाहे शाहिद खान अब्बासी थे। आपको ये खान साहब की वो सारी बातें याद हैं। आपको ये याद नहीं है कि इन्होंने कहा कि जी मैं सड़कों पे घसीटूंगा, मैं पेट फाड़ूंगा, मैं फला करूंगा। और वही दोनों जमातें जो एक दूसरे के ऊपर मुकदमे करती रही, जिन्होंने नैब बनाया, और आज भी वो दोनों एक दूसरे का किया हुआ भुगत रही हैं। वो सारे यूटर्न लेके इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी इनके दरमियान इख्तलाफात थे ही नहीं। इन्होंने नैब पे मुकदमे एक दूसरे के ऊपर डाले ही नहीं थे। एक प्राइम मिनिस्टर ने वो 126 दिन का धरना जो दिया किस कदर पीसफुल था,
उसमें आप मतलब उसके ताने देते रहेंगे हर वक्त कि वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो सब कुछ कह रहे थे और उसमें कोई उसमें गलत बात नहीं कह रहे थे। वो जहां तक इसकी बात है कि वो मुल्क में लेके आएंगे स्टेबिलिटी, मुल्क में लेके आएंगे महंगाई को नीचे, वो इंशाल्लाह होगी, आप देखिएगा इस बात को। अच्छा नुसरत वाजिद साहब, एक जो कि हमसे पब्लिक बड़े स्ट्रेंज से सवाल करती है और वो स्ट्रेंज सवाल हम आपसे भी करते हैं, और वो ये है कि जैसे अभी आपने डॉलर का हवाला दिया, इसाक डार साहब ने क्या किया इस मईशत के साथ, ये सामने था अपोजिशन के ज़माने में, जब आप अपोजिशन में थे तो उस ज़माने में भी ये सामने था। तो यकीनी तौर पर जब वज़ीर आज़म ने यह वादा किया था 100 दिनों का, या चले उससे ज़्यादा हम 3 साल का टाइम दे देते हैं, तो यकीनी तौर पर यह उम्मीद थी और ये यकीन था कि कोई पॉलिसी होगी जो इन सब की सूरत हाल को बेहतर कर देगी। अभी तक वो नज़र नहीं आई, तो क्या अब कहीं लैक ऑफ पॉलिसी था? ये थोड़ा वाजे कर दीजिएगा ना कि अभी तक जैसे आपने कहा आप ही की हुकूमत में महंगाई बढ़ी है। देखिए, पॉलिसी है और उस पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं ये काम नहीं हो रहा, पॉलिसी पे काम हो रहा है। तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि मुल्क में महंगाई को एक हद तक काबू पा लिया गया है। अब जो चीजें रह गई हैं, डॉलर आप देख लें रोज के हिसाब से माशाल्लाह नीचे आ रहा है और इस तरह रुपए की कीमत स्ट्रांग होती जाएगी। 1 रुपया आज स्ट्रांग हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जब रुपया स्ट्रांग होगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लोग जो भी कहते हैं कि हुकूमत के पास पॉलिसी थी नहीं थी, लेकिन अगर नहीं थी तो भी आप देख लें कि किस किस तरह 100 अरब के नुकसान को उन्होंने पूरा किया है और आस्ता आस्ता आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है नुसरत वाइस साहबा, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की अवाम ये तवक्को रखे कि कुछ अरसे बाद, चंद रोज बाद अब जो है रमज़ान शुरू होने वाला है और रमज़ान में हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करेगी, कोई महंगाई का तूफान नहीं आएगा? बहुत हमारा शुक्रिया नुसरत वाहिद साहब, हमारे रब्ता भी मुनक़ता हो गया, उनका सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहब, आपने वक्त दिया। ज़ियातरीन साहब, ये तो PTI का एक मौक़िफ़ है और उसमें बहुत सी मुतज़ाद कंट्राडिक्शंस आती हैं। ये अभी भी गुफ्तगू में थी, वक्त नहीं मिला वरना बहुत से सवाल थे। लेकिन सवाल ये है कि ये जब बात करते हैं कि जब से महंगाई बढ़ी है हम ये कोशिश कर रहे हैं, एक बात क्या आपकी समझ में आती है, मेरी समझ में तो नहीं आती, वज़रा की और MNAs की या दीगर जो ओहदेदारान हैं PTI के, उनका जो मौक़िफ़ आता है वो और होता है, जो वज़ीर आज़म का आता है वो और आता है। मसलन ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है लेकिन डॉलर की कीमत ये थी और उसकी वजह से सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई और उसको हम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जब भी बात करते हैं तो वो एक ट्वीट कर देते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गया है, रेमिटेंसेज हमारे बढ़ गए हैं, हमारी बरामदात में इजाफा हो गया है। तो ये तस्लीम करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम बेहतरी की जानिब गामजन है। ये थोड़ा सा आप वाज़ेह कर दें। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जैसे मैं अभी नुसरत वाहिद साहब से अभी कह रहा था, जो गरीब आदमी है ना, उसको ये जो IMF के फ़िगर्स हैं, ये जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के फ़िगर्स हैं, हफीज़ शेख साहब क्योंकि IMF के साथ काम करते रहे हैं तो यहाँ लोग उनको IMF का ही नुमाइंदा समझते हैं, और उनकी जो सेनेट इलेक्शन में शिकस्त हुई है उसके बारे में भी जो है ख़ुद हुकूमती लोग ये कहते हैं कि वो IMF की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हुकूमत के लोगों ने ही बगावत की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने हमारे वज़ीर ख़जाना हैं ये जो फ़िगर देते रहते हैं और जो ये कहते हैं कि IMF ने ये कहा, मूडीज़ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, इससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं कि आपके मुल्क का खसारा कितना है, आपका गर्दशी कर्ज़े कितने हैं, आपने कर्ज़े कितने देने हैं, कितने किस्तें आपने देनी है, क्या करना है। आम आदमी को नकी साहब इससे गर्ज होता है कि क्या उसकी जो आमदन है उस आमदन में वो अपने 2-4 बच्चे पाल सकता है, क्या उसके घर खाना बन रहा है, क्या उसको आटा मिल रहा है, क्या उसके मसाइल हल हो रहे हैं, क्या उसकी जो तनख्वाह है उस तनख्वाह में उसका घर चल रहा है। अगर आम मेहनतकश, आम गरीब, आम मज़दूर, आम आदमी जो है अगर उसका घर का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, उसके मसाइल बढ़ रहे हैं, उसके लिए घर ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है, तो मैं नहीं समझता कि उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि जी IMF ने ये कह दिया है, मूडीज़ ने ये कह दिया है, फ़लाँ ने ये कह दिया है, फ़िगर्स ये हैं, या प्राइम मिनिस्टर ने कोई ट्वीट कर दिया है। देखिए, आप मियाँ नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डाकू कहते हैं, आसफ़ अली ज़रदारी साहब को भी इसी तरह कहते हैं, लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने कल PDM में भी उन्होंने मियाँ साहब से भी शिकायत की। उन्होंने कहा जी आपने अपने दौर में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें तो बढ़ाई नहीं। वो इसलिए कहा कि पीपल्स पार्टी ने 150% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आज सरकारी मुलाजिम याद करते हैं उनको। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, जो मर्जी है प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन आम आदमी जो था उसकी जेब पर बोझ 50 रुपये का था कि वो 50 रुपये में जाके चीनी जो है वो 1 किलो ले लेता था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इर्द गिर्द सारे वो लोग हैं जो बहुत बड़े शुगर किंग हैं पाकिस्तान के, जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं। उनकी मौजूदगी में यहाँ जो चीनी हुई है, महंगी हुई है, उस चीनी को ये कंट्रोल नहीं कर सके और चीनी 110 रुपये किलो है।
और आगे रमज़ान आ रहा है, तो आपको पता है जब हमारे मुल्क में रमज़ान आता है, ये ताजर हजरात जो है ये महंगाई खुद कर देते हैं। ये एक बड़ा और मैं बहुत सारे ताजरों को सवाल है, मैं ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद के, लाहौर के और कराची के कुछ ताजरों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जो 20 तारीख तक जो है महंगाई और लूट मार में कमाल करते हैं, और 20 को या 21 को वो यहाँ से फ्लैट पकड़ते हैं और उम्रे पे चले जाते हैं। जी, या उम्रे पे चले जाते हैं, एतकाफ में जी हम उम्रे पे चले जा रहे हैं। देखें ये अमल जो है ना, ये कोई वो नहीं है कि आप लोगों के मसाइल पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें, लोगों के लिए महंगाई पैदा करें और फिर आप कहें जी नहीं, इसमें ताजिर तबका भी तो उतना जिम्मेदार है ना सजाद तरीन साहब। देखें ये तो हमेशा होता रहा है, इसमें मेरे ख्याल में हम इस हुकूमत का कहें, हर हुकूमत में ऐसा होता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ताजरों को चेक करने के लिए जो इदारे बनाए गए हैं वो कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं, माजी में कुछ ना कुछ होता रहा है, सस्ते बाजार लगते रहे हैं। पंजाब में शहबाज शरीफ तो ये भी लगा रहे हैं, अभी कल इन्होंने मेरे ख्याल में वो रिलीज मंजूर किया है एक फंड रमज़ान पैकेज के हवाले से, मेरे ख्याल में 7 अरब समथिंग का था वो फिगर आ रहा था। मैं आपको अर्ज करूँ, बात है जो सस्ते बाजार है ना, इन सस्ते बाजार में ये देखना होता है कि क्या जो रेट्स चीज़ों के मुकर्रर किए गए हैं वही हैं, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ जो चीज़ें मिल रही हैं वो मेयारी हैं, या पूरे शहर का और पूरे मुल्क का जो कचरा सामान है वो उठा के वहाँ रख दिया जाए और फिर उसके बाद कहे जी ये तो सस्ते हैं और वहाँ ये हैं। और चीनी जो है वो पता नहीं ऐसी आ जाए कि जनाब पिछली दफ़ा रमज़ान में जो चीनी लोग ले रहे थे वो बता रहे थे कि जी ये चीनी का पता नहीं चल रहा, ये चीनी ये पाउडर है, ये कहाँ हो रहा है, इसका कोई जायका ही नहीं आ रहा। तो ये भी हुकूमत का काम होता है देखना। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि सिर्फ ये कहे कि फलाने चोर है। इसका क्या जवाब है? वो कह रहे हैं हुकूमत कहाँ जाए, कहीं से अपोजिशन आ गई, कहीं से टिड्डी दल आ गया, कहीं से कोरोना आ गया, कहीं से क्या मसला है, कहीं से क्या इस किस्म के मसाइल हैं। हमें अभी दूसरा बात साहब कह रही थी ना कि हमें रोजाना मसाइल हैं यार, हम कैसे वो चीजें मैनेज। आप बहुत मासूम लगते हैं। मैं नहीं सर, वो अभी जवाब आया, आप भी सुन रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को फूल पेश करते रहे हैं बतौर अपोजिशन में, वो उनको क्या कुछ नहीं कहते रहे। वो तो ये भी कहते थे कि जब आवाम टैक्स नहीं देती तो हुक्मरान चोर होता है, हुक्मरान चोरी करता है, आवाम टैक्स नहीं देती। जब महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है। अब उनके ज़माने की भी आप देख लें और आज की भी देख लें, वो कहते थे कि जब मुल्क में महंगाई हो वज़ीर आज़म चोर होता है। और उन्होंने फिर ये भी कहा, देखें जो नौजवान नस्ल ने उनको वोट दिए, उन्होंने इसलिए दिए कि उन्होंने कहा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। सब लोग खुश होते थे कि जनाब ये IMF से हमारी जान छूट जाएगी और तोड़ देंगे और ये खुदकशी कर लूँगा। लेकिन वो तो खुदकशी करने की बजाय वो ऐसा कशकोल लेके गए कि गरीब आदमी उठ नहीं सकता पाकिस्तान में, मेडिसिन कितनी महंगी हो गई हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, देखिए अगर तो अगले ये 2 साल में महंगाई पे कंट्रोल कर लेते हैं और चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं और नवाज शरीफ के ज़माने में जो रेट्स थे उन पे कम पे ले आते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन इसका इम्कान नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जा रहे हैं IMF के पास अगले प्रोग्राम में, ठीक है जी। और ये जुलाई में बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये फिर दिसंबर में बढ़ा रहे हैं। और जब आपको पता है हमारा ऐसा मुल्क है, जब पेट्रोल और बिजली बढ़ती है तो महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है, ठीक है जी। किराए बढ़ जाते हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। इनके पास देखें चीनी आज भी कम हो सकती है। मेरी बहुत जो माहिर मईशत हैं, जो जिन पर मेरी मेरी गुफ्तगू उनसे होती रहती है, जो मईशत पर नज़र रखते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान की, दुनिया भर की, उन्होंने कहा जी आज प्राइम मिनिस्टर एक ऐलान कर दें कि हमारे मुल्क में जितने भी शुगर किंग हैं, शुगर के लोग हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर माफिया कहते हैं, उन शुगर माफिया को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, बंद, ठीक है जी। और जो लोग चीनी इंपोर्ट करेंगे, बाहर से लेके आएंगे, उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं होगी। उन्होंने कहा जी आप देखें, ये इनको कहीं जहाँ मर्जी है ये बेचें चीनी अपनी। उन्होंने कहा देखें जी ये कैसे चीनी 50 पे आती है कि नहीं आती। लेकिन क्योंकि वो इतने बासर लोग हैं, वो हुकूमत में बैठे हुए होते हैं। सजाद तरीन साहब, आपको याद होगा वो ट्रांजैक्शन का मामला हुआ था, ये ताजरान आपके सामने हमने कवर किया था, इसी शो में हमने बात की थी। वो अपना NIC नंबर देने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे कि आइडेंटिटी नंबर हम देने के लिए तैयार नहीं है, जो ट्रांजैक्शन होगी 50,000 से ऊपर की तो उस पर बड़ा एहतजाज हुआ था और फिर डायलॉग हुआ था हाफिज शेख साहब का, और फिर जाकर ये मामला। तो वो ज़ाहिर एक बासर तबका है, उस पर मेरे ख्याल में हर हुकूमत पर ये ताजर भी हैं। और उसके बाद ऊपर आप आएँ जो शुगर के लोग हैं। देखें हर पार्टी में, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, PTI की बात, हर पार्टी में जो लोग हैं शुगर के लोग बैठे हुए हैं ना, ठीक। पीपल्स पार्टी में बैठे हुए हैं शुगर वाले, जिनके मिले हैं
मुस्लिम लीग की तो खुद क़यादत की लीडरशिप की मिले हैं, इस तरह पीटीआई में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी शुगर मिले हैं। तो ये एक शुगर माफिया जो बना हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उससे ये जान नहीं छुड़ा रहे। अब जब ये आईएमएफ के अगले प्रोग्राम में जाएंगे तो आईएमएफ की फिर और शराइतें भी होंगी, जो 2 तो मैंने आपको बता दी है बिजली की। फिर आप मेडिसिन देखें, जो उनके ज़माने में मेडिसिन 200 या 300 रुपए की मिलती थी, या एक आदमी जो 4 या 5 हज़ार रुपए की अपनी मुख्तलिफ बीमारियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, इस दूसरी तीसरी जो बीमारियाँ आजकल बहुत हैं, उनकी जो 5,000 रुपये की बंदा दवाई लेता था, अब वो 25,000 रुपये की लेता है। मैं आपको एक नहीं दर्जनों आदमी ऐसे मिलवा सकता हूँ जो ये बताते हैं कि जनाब उसके ज़माने में 5-6 हज़ार की मेडिसिन लेते थे, अब 25,000 30,000 की मेडिसिन आ गई हैं। और जिस आदमी ने मेडिसिन के रेट बढ़ाए उस आदमी को वजारत से तो हटा दिया गया, उसका नैप में कोई केस नहीं गया। हालांकि वो बड़ा स्कैंडल है आमिर कैनी साहब का, बल्कि वो मिनिस्टर से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टियों के सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो ज़्यादा बासर लोग होते हैं, उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिए। तो क्या ये रियासत मदीना है? ऐसी सूरत हाल में ये सारी मंजर कशी मैंने इसलिए की है कि ये इनके पास 3 सालों में कोई प्लान नहीं था। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, इनको एहसास हो गया है कि महंगाई है हमारे साथ, हमारी कारकर्दगी है। आपको याद होगा वो दिन कैबिनेट मिनिस्टर्स कह रहे हैं उनको, अब वो कह रहे हैं हम आवाम के पास जाते हैं, लोग हमें जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, हमने आगे इलेक्शन में जाना है। यकीनी तौर पर जब पीडीएम बना था तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि पीडीएम अपोजिशन का कुछ नहीं कर सकेगी। क्यों? कि ये सारे इदारे एक पेज पे हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमत अगर डूबेगी या हुकूमत अगर कोई कहीं कुछ होगा इसको, तो इसकी अपनी कारकर्दगी। लेकिन महंगाई ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अभी तक कोई प्लान नहीं आया। यार ज़राई मुल्क है नकी साहब, हमारा गंदम हमारे पास है, और आप यकीन माने मैं जनूबी पंजाब गया हुआ था, ये पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ। वहाँ लोग आटा लेने के लिए ट्रकों पर लाइनों में खड़े हुए थे और ट्रक ख़त्म हो जाता, लोगों की लाइनें उसी तरह लगी हुई हैं। और ये वही लोग थे जो गंदम उगाते हैं जी। और फिर आटा भी इतना नाकस है कि आप खाएं तो लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पे कभी सोचा कि ये क्यों हो रहा है? वो कर दिया ना, एहसास प्रोग्राम का जिक्र नहीं हो रहा था अभी। वो कह रहे हैं हम आम आदमी की जो गरीब आदमी है उसको टारगेट करके उसकी मसाइल हल करेंगे। मोबाइल ट्रक चला दिए, एहसास प्रोग्राम शुरू हो गया, बेरोजगार स्कीम का उन्होंने भी आगाज़ कर दिया, लोन देने के हवाले से कम उस पर मार्कअप पे। तो ये जाहिर है इस किस्म के अगर तो पॉलिसियाँ ये हैं जो नकी साहब जो आपने बताई हैं कि ये कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना, वो उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी अगले इलेक्शन में। मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मैंने किताबें भी पढ़ी हैं, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के अलावा किताबें भी मैंने आज तक कहीं ये चीज़ नहीं पढ़ी कि दुनिया में किसी ऐसे मुल्क ने तरक्की की हो जहाँ कारखाने लगाने के बजाय पनाहगाहें बनाई गई हों, और जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने खैराती इदारे बनाए हों लोगों को खाने देने के लिए। इस तरह का दुनिया में मुझे कोई मुल्क नहीं लगा जिसने तरक्की की हो। वज़ीर आज़म खुद लोगों को डब्बे दे रहे हैं खाने के। यार प्राइम मिनिस्टर को चाहिए उनके लिए कारखाने लगाएं, उनके लिए रोज़गार तलाश करें, उनके लिए दुनिया भर से सरमायाकारी लेके आएँ, उनके लिए कोई मसले हल करें, और लोगों को इस काबिल करें कि उनको हुकूमत खाना ना दे, बल्कि उनको खाना जो है वो खुद अपना पैदा कर सकें, खुद अपने लिए चीज़ें खरीद सकें, उनकी मुआशी हालत बेहतर करें। किसको है सजाद तरीन साहब? पीडीएम की सूरत हाल भी अभी हम जिक्र कर रहे थे, उस पर भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा है साबिक वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब, आपने कीमती वक्त दिया। एक तो मैं सबसे पहले, चूंकि अभी जिक्र हो रहा है महंगाई का, इस पे भी आपका कमेंट चाहूँगा। आज वज़ीर आज़म ने जो बात की है, तो ये उम्मीद पैदा हुई है कि आने वाले दिनों में शायद हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कुछ इक़दाम करेगी। जो इस वक्त हकीकी सिनेरियो है, आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, मेरी दुआ है कि हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया है, अल्लाह करे सबको रिलीफ मिले, लेकिन मुझे हालात ऐसे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए कि अभी $30 पे गया है पर बैरल दुनिया में तेल, लेकिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन महंगाई और बढ़ गई थी। आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमत और बढ़ा दी गई। दूसरी सबसे खतरनाक जो बात है वो हमारे सर पे जो IMF है इस वक्त, और अभी रिसेंटली जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को
ऑटोनमस बॉडी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि रुपया और डीवैल्यू होगा और आपकी जो इन्फ्लेशन है और बढ़ेगी, आपका ग्रोथ रेट नीचे गिरेगा और जिस अंदाज से हमारे इंडिकेटर जा रहे हैं नीचे, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस तरह महंगाई पे काबू पा सकेगी। ये जब तक अपना ग्रोथ रेट नहीं बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन पे काबू नहीं करेंगे, मेरा बाकी सारी स्टोरियां और बस वो सारे ड्रामे, आई एम सॉरी टू से। मलिक साहब ये बताएं कि अब आपने ख़त लिखा और ये जो आपने कहा कि जो सेनेटर्स हैं जिन्होंने मौलाना गफूर हैदरी साहब को वोट नहीं दिया, उनका पता लगाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा आप उस वक्त सेनेट में थे जब अदम एतमाद की तारीख जो है वो नाकाम हो गई थी अपोजिशन की, उनका सेनेटर का पता नहीं चल सका, तो इनका कैसे चलेगा जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ को करने की कोशिश की है जो स्टेटमेंट आसिफ जरदारी साहब ने दी। और आसिफ जरदारी साहब ने कहीं नहीं कहा कि पीडीएम टूट गई है। उन्होंने सिंपल अपनी जो उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारी सीईसी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी ने ये फैसला किया कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, तो वो उन्होंने गोशगवार कर दिया पीडीएम में। और जाहिर है उसको जिस तरह लिया गया बाहर वो आप सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा कि पीडीएम तोड़ दी गई है। मेरा ख्याल है कि ये हक होता है हर पार्टी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। ऐसे ही जैसे आपने देखा, जो अभी आपने जिक्र किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, आपने गुस्से का इजहार भी किया और उनका गुस्सा सही लगता है कि मेरे 7 सेनेटर पीडीएम के वोट मुझे क्यों नहीं मिला। मेरे डिप्टी जो चेयरमैन सेनेट का था, डिप्टी चेयरमैन को अगर 7 वोट नहीं मिले तो वो हक बुजानब थे, कल वॉकआउट करने के लिए भी हक बुजानब थे, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए। लेकिन अभी जो आसिफ जरदारी साहब ने बात की है वो उनका ये मकसद है कि अगर हमने जंग करनी है तो पॉलिटिकल यूनिटी आनी चाहिए, और पॉलिटिकल यूनिटी बेहतर अंदाज से आ सकती है अगर मियाँ साहब वापस तशरीफ लाते हैं। इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, नून को कंसिडर करना चाहिए। अगर उनके पास कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो समझते नहीं है तो वो लेट देम कम इन पीडीएम एंड टॉक। एक फोरम तो बना हुआ है ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगली दफा ऐसा मुश्किल प्रॉब्लम है। हमारी सीईसी की मीटिंग हो रही है बहुत जल्द, उसमें जो हमारा भी फैसला है वो भी सामने आ जाएगा और दूसरी पार्टी का भी जो मौक़िफ़ है वहाँ होगा। लेकिन दिल नहीं छोटे करने चाहिए, बड़ा दिल करके आगे चलें। जितने बड़े इत्तेहाद होते हैं उतने ही प्रॉब्लम होते हैं। आपको पता है एक स्टेटमेंट मैंने ये भी देखे कि जमहूरी रवैया नहीं है पीपल्स पार्टी का, तो मैं उनको कहूँगा, जिस दोस्त ने भी कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ा जमहूरी जो अमल है और जमहूरी कदरों को जानते हैं कोई नहीं है। शहीद जुल्फकार अली भट्टो ने उस वक्त पीएनए था, याद है आपको, जिसमें उन्होंने मूवमेंट शुरू की और मौलाना मुफ्ती महमूद साहब उसको हेड कर रहे थे। अल्टीमेटली उसका जो आखिरी जो बना वो आपको पता है कि वो एंड जाके हुई जुल्फकार अली भट्टो साहब की फांसी पे। 3 हमारी हुकूमतें जो आपको पता, 2 हुकूमतें तो डेफिनेटली आपको पता हमारी गिराई गई, और जिस अंदाज से गिराई गई, किन्होंने गिराई मैं नाम नहीं लेना चाहता। बहरहाल हमें चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने का अमल हमें आना चाहिए। अगर आसिफ जरदारी साहब ने एक अच्छी विजन की बात की है तो उसको लेके आगे चलना चाहिए, और लिहाजा मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कहने से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन करने के तरीकाकार होते हैं। और मुझे पता है कि पीडीएम की सारी पार्टियों को पता है कि किन्होंने वोट नहीं दिए, और ये चीजें छुपी नहीं रहती, चलती रहती हैं। करवाने वालों को भी पता होता है, करने वालों को भी पता होता है, और आगे बहुत से इंडिकेटर ऐसे आ जाते हैं जिससे ये चीजें छुपी नहीं रहती। तो बहर आज तो कल सामने जरूर आएगा, लेकिन अगर ये अभी आइडेंटिफाई नहीं होता तो कल कोई अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट लाते हैं तो फिर भी ये रिपीट कर जाएंगे तो उनको क्या होगा फिर। देयरफॉर आई से कि जो हमारा तरीकाकार है, हमारा सबसे बड़ा मसला तरीन साहब ये है कि हमारा कानून ही कोई नहीं इसके ऊपर। देखें, हमने ये भी सोचा था कि शायद डीसीट हो जाएगा बंदा, कोई ऐसी बात नहीं है। लिहाजा कानून आना चाहिए इसके ऊपर, और सख्त किस्म के स्ट्रिंजेंट लॉज आने चाहिए अगर आप वाकई हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहते हैं। और वोट टू नोट, मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, वोट टू नोट की जो सफर है ना वो खत्म होना चाहिए, इसको सीज होना चाहिए, और उसके खिलाफ हैवी पेनल्टी होनी चाहिए कि जो ऐसा बंदा काम करे। मलिक साहब, आप साबिक वजीर दाखिला भी हैं और आप एक इन्वेस्टिगेटर भी हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है इस बारे में, ये जो वोट इधर उधर हुए हैं और मौलाना गफूर को नहीं मिले? जी समझी, स्कीम के तहत हुए हैं, मिलजुल के हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है वो तो बंदा जब पकड़ा जाएगा फिर ही पता चलेगा, या कल कोई अपना दिल खोल के
अपने आप को डिपोज कर दे कि जी हाँ मैंने लिए थे पैसे, ये किया था, या मैंने फलां के कहने पे किए थे, या हो सकता है कि छोटी मोटी की क्लिप भी आ जाए किसी का, तो ये छुपेगा नहीं, आ जाएगा बहुत जल्द। मैंने देखा कि गफूर आजरी साहब बड़े डिप्रेस थे और राइटली डिप्रेस थे, और मौलाना साहब भी जो गुस्से में बहुत सुर्ख नजर आ रहे थे, उनका भी राइट था, वो क्योंकि चाहते हैं कि हो, तो पीडीएम में तो कोई फैसला नहीं हुआ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बल्कि वो तो ऐसे ही बस खत्म हो गया इजलास, जिसको पब्लिक एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आप देखते हैं कि अगली दफा जब इजलास होगा तो फिर क्या होता है। अच्छा मलिक साहब, ये आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये पूछना चाहूंगा कि ये सेनेट के जो चेयरमैन के इलेक्शन थे, इसमें कैमरे आए हैं सामने और कैमरों का बहुत शोर है, और बड़े बड़े कैमरे जो हैं, मैंने भी आप ही की तरह देखा, आप ही की तरह सुना, और बसीयत इन्वेस्टिगेटर जब तक मुझे वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट न मिले कि ये वाकई ऐसे था, कैमरे किसके थे, कहां से आए, कैसे लगे, वैसे तो सेनेट कैमरों से भरी पड़ी हुई आपको पता है, लेकिन इस कैमरों के मतलब जो बाज़गश्त चल रही है टीवी चैनल्स पे, मेरा उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी डिमांड कर चुकी है इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। मलिक साहब, ये पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं अब आप? देखें, अगर आप मेरे मुंह से कोई निकलवाना चाहते हो तो तरीन साहब, ये कल वाला वाकया मैं इसको इतना नहीं लेता सीरियस, लेकिन यह है कि बड़े इत्तेहादों में ऐसे होता रहता है, थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आती रहती है, तो मेरा ख्याल है अगली मीटिंग में मुझे बेहतरी नजर आ रही है, और जो आसिफ जरदारी साहब ने, और फिर जो आसिफ जरदारी साहब ने कहा है वही चीज मौलाना साहब ने एंडोर्स कर दी है कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं। शायद पार्टी लीडरशिप, जो सारी दूसरी लीडरशिप्स हैं, वो ये समझ दिया है कि मियाँ साहब का होना यहाँ जरूरी है किसी भी मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए, तो ये तो उनकी इज्जत अफसाई है कि उनको इतनी इज्जत दी जा रही है कि उनकी प्रेजेंस को यहाँ पे महसूस किया जा रहा है कि जो एब्सेंस नहीं है तो उनको आना चाहिए। बाकी देखें, जो अल्लाह का मंजूर है, हम मफरूजों पे नहीं जाते, अगली मीटिंग होनी है फिर पता चलेगा पीडीएम का क्या है। वैसे तो जो महंगाई आ रही है ना तरीन साहब, मुझे लग रहा है पूरा पाकिस्तानी पीडीएम बन जाएगा, जिस हालात से महंगाई आगे चल रही है। मलिक साहब, छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा, हमें ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, और वो ये है कि जिस बेहतरी का आप जिक्र कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो मियाँ साहब की वापसी है, लॉन्ग मार्च है या इस्तीफे हैं? क्योंकि ये तीन चीजों के गिर्द घूम रही है। ये तीनों मफरूजे आप हैं। जब आप हुकूमतों के खिलाफ कोई एजिटेशन करती हैं, वो एक दिन की बात नहीं होती है, वो जब चलेंगे, देखें जब तक, क्योंकि अब टाई हो गए हैं, कंडीशन कर दी उन्होंने कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, तो फिर टाइमली तो लॉन्ग मार्च चला गया, और अगर इस्तीफे किसी हालात वाक़यात बदलते देर नहीं लगती है, लेट से टुमारो मियाँ साहब फैसला करने, हो सकता है कोई अंदर कहीं पहले ही फैसला हुआ हो कुछ ऐसा, तो अगर वो लैंड कर जाते हैं तो फिर ये तो तरीक और बढ़ गई ना। मलिक साहब ये जरा इस पर भी रोशनी डालें कि मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि वो पीपल्स पार्टी वाले थे कि बेनजीर शहीद हुई और पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, हमसे ऐसी तवक्को ना रखें। न, मेरी बात सुने, मेरा हाल है कि क्योंकि मैंने उनका ये स्टेटमेंट सुना कोई नहीं है सर, तो मैं नहीं समझता। देखें, हमें सबको एक दूसरे को देखना भी चाहिए, और हमारी जो कदरें हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। पिछले दोनों एक जूता उसके उनके सर पे दे मारा जाके हसन साहब के, उसके बाद वो शहबाज गिल है, उसके मुंह पे काली स्याही और जाग अंडे मार दिए। ये इसे हमारी सियासत होनी चाहिए, इस सियासत से हमारा खात्मा होना चाहिए। अगर किसी के मुंह से कोई स्लिप ऑफ टंग भी है और अगर ने कोई ऐसी बात की है तो वो उस बात को उनसे इन्वेस्टिगेट कर लें, भाई आपने का मतलब क्या था। तो बाकी जब बंदा पोडियम में खड़ा होता है, मीडिया सामने आता है, तो बड़ी मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। आई होप कि अगर लतीफ शाह ने ऐसी बात की है तो उनको सॉरी कह देना चाहिए मुल्क को कि भाई मेरे मुंह से बात निकल गई थी। तो मेरा ख्याल है कई दफा जज्बाती होकर बहुत सी चीजें निकल जाती हैं। लतीफ साहब को मैं जानता हूँ, बड़ी देर से जानता हूँ, और वो हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा है, पहले भी रहे हैं। तो लेट्स होप कि ये चीज जो रिजॉल्व हो जाए, और ऐसी चीजें जो नेगेटिव होती हैं उनको पलपने नहीं देना चाहिए, उनको बढ़ने नहीं देना चाहिए, उनका वही खात्मा होना चाहिए। सही, बड़ी अहम बात की है आपने रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल, महंगाई का जिक्र हुआ है और उसके बाद सियासी सूरत हाल के हवाले से पीडीएम पे सजात तरीन साहब, आपको पता है बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सी बातें सामने आई हैं, लेकिन इससे पहले कि आप कमेंट दें, हमें ज्वाइन किया है ANP के मारूफ रहनुमा हैं ज़ाहिद खान साहब, और पीडीएम का इनकी जमात जो है वो आम हिस्सा है। इसी हवाले से बात करें, बल्कि रब्ता मुनक़ता हो गया, जैसे ही दोबारा रब्ता होते तो फिर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। सजात तरीन साहब, अब मामला जो है यहाँ तक पहुँचा, रहमान मलिक साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, वो तो कह रहे हैं कि जनाब
जनाब कुछ हुआ ही नहीं है, मामलात ही बस हल हैं, ये CEC में मसला हल हो जाएगा। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, वो हमारे पास टाइम नहीं था, हमने ब्रेक पे जाना था, वरना मैं रहमान मलिक साहब को ये पूछता कि ये कम से कम 24 घंटे तो गुजर गए ना इजलास को, PDM को गए हुए, अभी तक तो पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास कॉल नहीं किया कि किस दिन होगा। मैंने आज पीपल्स पार्टी के बहुत अहम और ज़िम्मेदार लोगों से पूछा, मैंने कहा जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कब हो रही है? तो उन्होंने कहा, उन लोगों से जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और बहुत सीनियर लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हमारे पास जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का यानी इस वक्त से 2-3 घंटे की पहले की बात है, अभी 7:30 का टाइम है, यानी ये दिन के 2-3 बजे का बात है। 2-3 बजे उन्होंने बताया जी हमारे पास जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की इतला है वो है 3 अप्रैल, क्योंकि 4 अप्रैल को भुट्टो साहब की बरसी होती है, लिहाजा 3 अप्रैल पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें भुट्टो साहब की खिदमत, पार्टी की तारीफ़ें और इसके लिए होती है। बाकी हमें PDM के हवाले से तो अभी कोई नहीं बताया गया कि कब होगा इजलास। तो CEC जो है वो बजाते खुद एक मुहिम्मा है पीपल्स पार्टी का। चलिए इस पे बात करते हैं। जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब वक्त देने का। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जाहिर है आप PDM का अहम हिस्सा है, आपकी जमात है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह दावा किया कि 9 जमातें जो हैं 10 में से वो ये चाह रही हैं कि इस्तीफ़े हो जाएं, और एक पीपल्स पार्टी का मामला है जिस पे गुज़िश्ता रोज़ जरदारी साहब का मौक़िफ़ सामने है आपके सब कुछ। अब आपका एक तो बतौर पार्टी के तर्जुमान के आपका क्या मौक़िफ़ है, आप उस पार्टी को देख रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ आप सियासी मंजरनामे में क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का ये रवैया, और फिर ज़ाहिर है रिएक्शन में जो मौलाना फजलुर रहमान का रवैया सामने आया इस हवाले से? देखिए आपको इल्म है कि जो हमेशा के लिए जब अलायंस बनती है, इत्तेहाद बनती है, तो वो जाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक सोच और फिक्र होता है और अपना मंशूर होता है, उस पर चलता है, लेकिन मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे होकर चलते हैं। इस वक्त ये आप बात सही कह रहे हैं कि इस वक्त चूंकि जो जहां मौलाना फजलुर साहब ने 9 पार्टियों की बात की, ये बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि 9 पार्टीज मुतफिक थे कि अगर हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इकट्ठे होकर इधर आएंगे तो इख्तिताम किस बात पे होगा। तो ये तो जब इससे पहले वो हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये डिस्कशन हुआ था कि असेंबलियों से इस्तीफा का भी एक ऑप्शन रख ले, लेकिन ये जो अभी जो कुछ हुआ, लेकिन इससे मेरे ख्याल में हुकूमत के जो बगले बजा रहे हैं इससे नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें होते रहती है, और सियासत में जितने भी PDM में लोग बैठे हुए वो बहुत सियासी शऊर वाले लोग हैं, चाहे वो पीपल पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी है, उसका भी अपना एक स्टैंड है, वो भी एक आवाम के साथ रहना चाहती है। PDM में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी है, तो ऐसा है कि जितना भी आप इस वक्त सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा। ये इख्तिलाफ राय होती है और फिर उसके बाद फिर बहाल हो जाती है। जाहिद खान साहब कल आप PDM के इजलास में यकीनन मौजूद होंगे, आप मुझे ये बताएं कि आसफ अली जरदारी साहब ने अपनी जो है वो कुर्बानियाँ गिनाई कि मैं इतने साल जेल में रहा, ये रहा, वो रहा। मौलाना ने कहा मैं अपने बुजुर्गों की काम बताऊं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी ये बात की थी, मैंने कहा ANP तो 100 साल से स्ट्रगल कर रही है, फिर अगर ANP वाले बताने शुरू करें तो फिर तो महीने चाहिए उनके लिए। क्या यही सूरत हाल रहेगी, यही अपनी कुर्बानियाँ गिनाते रहेंगे कि अवाम के लिए भी कोई फैसला करेंगे? ये अवाम जो गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई में फंसी हुई है। ये सजाद तरीन साहब आप बहुत सही बात कर रहे हैं, और ये हम खुद सब हैरान थे, इसलिए कि जरदारी साहब को तो एक हम बहुत सियासी सोच बोझ वाला समझ रहे हैं, और जब उसने ये बात शुरू की तो जाहिर है कि इस पर जो PDM में जितने भी लोग बैठे हुए हर एक का कहीं न कहीं कुर्बानियां हैं, और अगर ये कुर्बानियों के लिए तो नहीं PDM बनी है। PDM तो बनी है कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं उससे आवाम को निजात दिलाना है, क्योंकि इस मौजूदा हुक्मरान ने मायशत को तबाह कर दिया, खारिज पॉलिसी को भी तबाह कर दिया, मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई का कर दिया। तो उसके लिए है ये, अगर हम अब आप एक दूसरे के ऊपर ये कहेंगे कि मैंने ये कुर्बानी दी, तुमने ये कुर्बानी दी, तो मेरे ख्याल में ये नहीं, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो जज्बात में चला गया था, और उसका जो असर था वो जज्बात पे थे। तो इसलिए ये चीजें होते रहती हैं, अगर उसने जज्बात में आके ये बातें की तो ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह अगर हम गिनना शुरू कर दे तो हमारे साथ तो पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर पाकिस्तान के आखिर दिन तक अभी तक
इंसाफी और ज्यादती होती रहती है। हमें गद्दार कहा गया, हमें क्या क्या नहीं कहा गया। कौन सा ऐसा दौर रहा कि इस मुल्क में हम जेलों में नहीं गए या हमने मार ही नहीं खाई है। लेकिन चूंकि जरदारी साहब ने फिर ये बातें की है, इसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन ये फिर मीडिया पे नहीं देना चाहिए थे ना। अगर कोई शिकवा, कोई गिला कोई है तो आपस में करनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी उम्मीद है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक से ज्यादा तरीन साहब, एक बात मैं वादे कर दूं, इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रहे हैं कि इस वक्त पीडीएम से कोई निकलेगा या पीडीएम को नुकसान होगा तो पूरा मुल्क को होगा। और उसका एक पॉलिटिकल पार्टी अगर वो अपने ऊपर कभी भी ये दाग नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर ये दाग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे लग गया तो ये फिर तारीख का हिस्सा होगा और ये पर बहुत मुश्किलात उसके लिए, और खासकर उन पार्टियों के लिए जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखते हैं, आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं। और चूंकि पीपल पार्टी तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन की अपने आप को बानी समझते हैं, तो उसमें तो जो अभी पीडीएम का जो एजेंडा है वो तो सारा उसी के ऊपर मुनहसर है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस इदारे को भी जो भी इख्तियारात है उसके अंदर रहते हुए करे, क्योंकि अभी तक उस पर सही अमल नहीं हुआ। उसकी वजह से मुल्क में खराबियां पैदा हुई और आज ये खमाजा पूरा कौम भुगत रहा है। जाहिद खान साहब, एक आम ख्याल ये है कि एमआरडी में जो लीडरशिप थी वो एक बहुत विजन वाली थी और हर तरह के हालात में वो इत्तेहाद को साथ लेके चले हैं। पीडीएम में जो लीडरशिप है उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई वो मामलात बढ़ा नहीं सकते आगे, इसीलिए वो अपनी कुर्बानियों की दास्तानें लेके बैठ जाते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए सजाद तरीन साहब, जाहिर है कि जो लीडरशिप 73 में था वो और था। फिर उसके बाद जब आप कह रहे कि एमआरडी का मूवमेंट था या ऐसे और जो मूवमेंट चले, फिर उसके बाद भी एआरडी का भी चला जब नवाबजादा साहब जिंदा थे, तब भी ठीक था। लेकिन अभी ये सियासत पूरा मुल्क का अजीब सा हुआ है। अभी आप देखें ना कि जब से ये पीटीआई सियासत में आई है तो गालम गलोच, तुम्हार कुटाई, तो बेइज्जती करना, टीवी पे आके गाली देना, बाजारों में फिर ये जो अभी मुस्लिम लीग के साथ जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, फिर या उनके साथ जो पीटीआई के साथ जो हुआ, तो ये चीजें तो सियासत में नहीं हुआ करती थी। इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे होती थी, आप बिल्कुल सही कहते। वो अभी वो तो जो एक सियासत का महवर था वो तो अभी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी इस वक्त जो पीडीएम में जो लोग बैठे हुए हैं वो फिर भी बेहतर है, बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह इस पे काबू पा जाएगा। ये बस साहब आप कह रहे हैं इंशाल्लाह काबू पा जाएगा, क्या जाहिर है इसी हवाले से ये बात होगी ना, मीडिया पे शायद वो बातें जैसे आप कह रहे हैं नहीं आनी चाहिए थी जो इख्तिलाफ राय था, लेकिन एलामिया और फिर जो अनाउंसमेंट थी वो तो मीडिया पे आती, और उसके बाद जाहिर है जो लॉन्ग मार्च का मुलतवी होना और इस्तीफों के हवाले से कुछ ना होना, जो इसका शुरू से ही तज़किरा रहा और आपने हमारे प्रोग्राम में कई मरतबा ये जिक्र किया कि वो एजेंडे का हिस्सा है, उससे पीछे हट जाने के बाद तो जाहिर है ये सवालात तो उठते। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में सीईसी का इंतजार किया जा रहा है पीपल्स पार्टी का, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह पार्लियामान के अंदर जदोजहद की बात कर रही है, क्या दीगर जमातें उस पर आ पाएंगी या कोई मुख्तलिफ फलाह अमल हो सकता है? देखिए जी, जो पार्लियामेंट के अंदर के बातें हैं या जो कहते हैं कि नो कारपोरेटर्स का, तो वो तो एक जाहिर है कि इस मुल्क के अंदर तो एक मसला रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ सब कुछ चलता है। अभी आपने देखा कि गिलानी साहब का जो हरवाया गया, या अगर हाई कोर्ट उसको नहीं बहाल करते हैं तो ये भी तो एक तरीकाकार है ना। जब उसको तो सेनेट तो जीता, लेकिन फिर सेनेट की चेयरमैनी उसको करने नहीं दिया गया। तो अभी अदम इत्तेमाद का भी चेयरमैन का भी देखा था आपने, ये संजरानी का, कि खड़े होके तो 64 थे लेकिन जब वोट पड़े तो 85 थे। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है कि अभी तक इसी के लिए तो पीडीएम बना है, इसी के लिए तो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हर इदारा अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल कर कोई दूसरे इदारे में मुदाखलत न करे और इसी के अंदर रहे। अगर इसी पे भी अभी ये पीडीएम नाकाम होती है
और पीडीएम का जो एक एजेंडा है उसको अभी तकमील तक नहीं पहुंचता है, तो जाहिर है कि कौम कभी माफ नहीं करेगा। हुकूमत तो ऐसी भी है, वो तो चल रही है, और वो ऐसे चल रही है कि अवाम की मर्जी का तो ना आया है, न हुकूमत अवाम की मर्जी का आया है, ना अभी अवाम की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। तो वो तो पहले से अवाम ने उसको मुस्तरद किया है। लेकिन पीडीएम की तरफ नजरें हैं। अगर पीडीएम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हरकत करेगी या ऐसे इकदाम उठाएगी जिससे पीडीएम को या जो मौजूदा एक तहरीक है जो अवाम की भलाई के लिए है, अगर उसको नुकसान होता है तो जाहिर है कि फिर उसके साथ भी वही होगा जो हुकूमत के साथ होगा। जाहिद खान साहब, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो इत्तेहाद में बाकी जमातें जो हैं वो रिजाइन कर जाएं, असम्बली, कौमी असम्बली से भी और बाकी असम्बलियों से भी? देखिए, ये सारी बातें तो अभी कबल अज़ वक्त है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारी बातें अफ़वाह मुतफ़िक़ीन से हल हो जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि पीपल पार्टी का, क्योंकि अभी आपको पता है 26 मार्च को इसलिए मुलतवी किया गया कि अगर उनकी सीसी 3 तारीख को, जिस तरीके से आप लोगों को मैंने सुना कि 3 को होता है और उसमें वो डिस्कस होते हैं, और फिर अगर वो लॉन्ग मार्च हो जाता है तो फिर तो वो जो चीज़ थी वो तो पूरा नहीं होगा, तो इसलिए उसको मुलतवी किया गया। फिर रमज़ान भी आ रही है, तो और इस वक्त तो हुकूमत चीख रही है ठीक हो गया, गलत हो गया कि भाई जो कोरोना है वो फैल गया, ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये इस वक्त जो मुश्किलात उसके सामने आई उस पर काबू पा जाएगा, और उम्मीद है आगे ये जो कारवां है ये चलेगा और हुकूमत खुश न हो। आवाम की भलाई के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने के जो वफादार है उसको भलाई ताक रख के आवाम के लिए सोचना होगा। आगे इंशाल्लाह ये बात चलेगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा, और वो भी इसी पीडीएम के प्लेटफार्म से। जाहिद खान साहब, पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जो इजलास है वो तो पीडीएम के इजलास से पहले 3 अप्रैल को बुलाया हुआ था, क्योंकि 4 अप्रैल को भुट्टो साहब की बरसी होती है, तो उससे पहले पार्टी की जो हायर बॉडी है उसके लोग बैठते हैं और वो सारी सूरत हाल का जायजा लेते हैं और बातचीत करते हैं। इसमें पीडीएम का तो जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी तो इजलास बुलाने में संजीदा ही नहीं है अभी। देखिए, अगर उसने तो अब उनकी तो अपनी बात होगी, लेकिन अभी कल जो उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि हमें वो मीटिंग करने दें, फिर हमारा आप इंतजार करें, तो अभी जाहिर है कि जब पीडीएम का एक प्लेटफार्म है उसमें सारा लीडरशिप बैठा था, उसने उनको टाइम दिया है, अभी उस टाइम का तो इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या आप जाहिद खान साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, एक बात आप ये बताएं कि जो आसफ जरदारी साहब ने ये बात कही मियां साहब को कि आप पाकिस्तान आए तो हम आपके साथ ही जेलों में जाएंगे, क्या आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ को इस वक्त आना चाहिए और उनके आने से तारीख और नहीं ज्यादा जान पकड़ लेगी? देखिए, ये वो मेरे ख्याल में वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और खासकर पंजाब में इस वक्त उसका बहुत बड़ा स्टेक है, तो वो खुद भी देख रहे हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात, अभी एक पॉलिटिकल पार्टी अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ये सजेशन देना शुरू कर दे कि जी मेरे पे सुने और मेरे पे चलेगा, तो मेरे ख्याल में हम एज ए एमपी हमने कभी भी किसी को ये इख्तियार नहीं दिया है कि वो हमारी पार्टी को डिक्टेट करे, तो हमें एक दूसरे को डिक्टेट करना नहीं चाहिए। हाँ, ये उनकी अपनी सोच पे है और अपनी फिक्र पे है कि उसके आने से जाहिर है कि वो एक लीडर है, लेकिन उनके अगर मुश्किलात में जो बीमारी में अगर उसको अभी राहत मिली है तो आना चाहिए। लेकिन ये कि हम कहें कि जी आप आए और ये जेल जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को डिक्टेट करना कोई मुनासिब बात हम नहीं समझते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ पार्टीज है और हर एक अपना अपना सोच और अपना फिक्र है और अपने राय हैं, और उसी राय के ऊपर चलते हैं। लेकिन जो डिक्टेट नहीं करना चाहिए, आप ये समझते हैं कि ये राय हो सकती है, डिक्टेट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आज़ाद खान साहब, आपने वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। ज़्यादातर सब वक्त चूँकि प्रोग्राम के अख्ताम के करीब है, मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस वक्त ज़ाहिर है पीडीएम का हमने एक मौक़िफ़ दीगर जमातों का एएनपी का भी लिया, बड़ी जमात है, ज़ाहिर है पीडीएम का हिस्सा है। अब एक तो ये एंगर जो है ये बाकी 9 जमातों में है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कल गुफ्तगू की उस पर सब हैरान थे, और फिर उन्होंने जिस तरह से किसी और पार्टी को ये डिक्टेट करना कि जनाब मियां साहब आ जाएं, हम लोग मिलकर जदोजहद करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता था। इस पर आपकी क्या राय है, और फिर इसके असरात अब क्या देख रहे हैं पीडीएम पे, हकीकी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि एक तो नंबर 1 ये है, जो मैं जाहिद खान साहब की इस बात से इत्तफाक बिल्कुल नहीं करता कि आसिफ जरदारी साहब जज्बात में आके उन्होंने ये बातें की। उन्होंने प्लान के मुताबिक बात की है, मनसूबाबंदी के तहत ये बातें की हैं। आसिफ अली जरदारी की एक खूबी ये है कि वो सियासत में आखिरी वक्त तक कार्ड अपने छुपा के रखते हैं, अपने सीने के साथ रखते हैं,
और वो ये नहीं बताते कि वो क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने वो प्लान का हिस्सा था, वो जज्बाती नहीं थे। और मैं ये समझता हूँ कि अब पीडीएम को अगर आपने चलाना है तो फिर पीपल्स पार्टी की बात माननी होगी, फिर वो तो रिज़ाइन नहीं देंगे। तो इसका मतलब है लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा? नहीं, लॉन्ग मार्च अगर आपने करना है तो पीपल्स पार्टी करेगी लॉन्ग मार्च आपके साथ, धरना शरना नहीं देंगे, उनके लोग आएंगे, तकरीरें शकीरें कर जाएंगे। ठीक है, जैसे मौलाना साहब ने किया था धरना, और वो इस्तीफे नहीं देंगे पीपल्स पार्टी, इस्तीफे नहीं देगी पीपल्स पार्टी। और इस पे ज़ाहिर है पीडीएम मजीद है ना। अब खैर आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी गुफ्तगू होती रहेगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वक्त इख्तिताम पजीर हुआ है। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।